नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर से अपनी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाता हूं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि नाम मेरा संजय शर्मा है और मैं स्टेशन मास्टर पद पर कार्यरत हूं ईस्टर्न रेलवे में। इसके अलावा हमने 2018 में आई वैकेंसी एनटीपीसी मतलब जो टेक्नीशियन की थी, जो लोको पायलट की थी और ग्रुप डी की थी और 2019 में एनटीपीसी आई थी। सभी एग्जाम रेलवे के सभी एग्जाम हमने क्रैक किए हैं और एनटीपीसी में जो लेवल 2, 3, 4, 5, 6 हर पोस्ट के लिए हमें एलिजिबल था, क्वालिफाई किया मैंने और हर लेवल में सेलेक्ट हुए और हमने स्टेशन मास्टर को चुना। इसके अलावा हमने डीएफसीसीआईएल 2021 में जो एक वैकेंसी आई थी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका भी एग्जाम निकाला, साइको टेस्ट भी दे करके आए थे और उसके अलावा हमने सीएचएसएल का एग्जाम भी निकाला है। तो मल्टीपल हमने 5 के आसपास एग्जाम निकाले हैं लास्ट 3, 4, 5 सालों में। और उसके बाद हमने अभी थोड़ा एग्जाम देना छोड़ दिया है कि हम चाहते हैं अपने जीवन को भी वक्त दिया जाए, जिंदगी भर पढ़ा ना जाए, इसलिए क्योंकि अब हम संतुष्ट हैं अपने आप से। फिलहाल हम स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं। इससे ज्यादा डिटेल हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगर किसी को डिटेल्स में जानना है कौन सा जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से कुछ स्ट्रेटेजी, तो आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लिंक दिया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हम मुद्दे पर आते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ रीजनिंग और रीजनिंग में अभी तक मैं टोटल आपको चैप्टर पढ़ा चुका हूँ 15, जो पुराने बच्चे हैं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि हम टोटल 15 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा पजल टेस्ट बाकी है और उसके अलावा इसके इर्द गिर्द में छोटे मोटे चैप्टर बाकी हैं जो हम कभी भी बीच में कर लेंगे। जो भी बच्चों ने 15 चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं, निवेदन है प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको कंप्लीट सब कुछ मिल जाएगा चैप्टर वाइज। तो आप उनको कर लीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम की लिंक भी दी हुई है अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, सबको जवाब मिलेगा, प्रॉपर जवाब मिलेगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे साइंस, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड थी सर साइंस भी पढ़ाइए, सर साइंस भी पढ़ाइए, साइंस भी पढ़ाइए। तो मैंने आप लोगों की सुन ली। हम शुरू करेंगे साइंस। साइंस में हम टोटल 40 से 45 क्लास लेंगे। ठीक है, उसके अंदर आपकी साइंस खत्म कर देंगे। बायोलॉजी की बात रहती है तो बायोलॉजी टेलीग्राम ग्रुप में एक पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई है, शायद 90 पेजों के आसपास है। वो मोर देन सफिशियंट है, आपको वहां से उसे पढ़ लेना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको पढ़ा दूंगा इधर। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ खास समझने का नहीं होता, सब याद करने का होता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको यहाँ पढ़ा दूंगा टोटल। ठीक है, तो अपन टाइम खराब नहीं करेंगे, मुद्दे पे आएंगे, स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ाना। ठीक है, टोटल क्लास होंगी 40 से 45। तो अपन शुरुआत करते हैं आज फिजिक्स से। अपन क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भौतिक विज्ञान। ठीक है बच्चों, हाँ। तो अपन जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि जनरली रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो इस प्रकार से होंगे। मैं लिख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में उतार लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको एक पेयर नोटबुक लेकर के बैठना चाहिए और प्रॉपर उसमें उतारना चाहिए, थोड़ा मेहनत करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अपने किस किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। देखिए पहला न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन की गति के नियम। ठीक है, दूसरा आपने पूछा जाता है ये क्या है, देखिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का नियम। इस चैप्टर से अपने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
दूसरा अपना ग्रेविटेशन से आते हैं, लिफ्ट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तीसरा आपका क्वेश्चन आते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। हिंदी में बोलेंगे तो इसको कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अपने क्वेश्चंस आते हैं हीट के, ऊष्मा, ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिक्स से, प्रकाशिकी हिंदी में बोलते हैं, जिसके अंदर अपवर्तन परावर्तन वगैरह पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जिसमें आवेश के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं लीवर से, उत्तोलक बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। इसके अलावा और साउंड वेव, ठीक है। मोशन, हिंदी में बोलते हैं मोशन को गति, साउंड वेव को बोलते हैं ध्वनि तरंग, ठीक है। और इधर एक और लिख लीजिए यूनिट मेजरमेंट, ठीक है। तो आप ये देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए अपन मुद्दे पे पहुंचे हैं कि अपने को क्या पढ़ना है, साइंस। साइंस में अपन पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिजिक्स में अपन इंपॉर्टेंटली क्या चीजें पढ़ेंगे, न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन और लिफ्ट पढ़ेंगे, यूनिट मेजरमेंट पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, साउंड वेव पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे। मोस्टली यही पढ़ेंगे, कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा भी कवर कर ले। 40 से 45 क्लास में ये नहीं, इसको अपन 20-22 क्लास में 25 क्लास में कवर कर देंगे, जितना भी दिख रहा है आपको ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद में होगा केमिस्ट्री, ठीक है। टोटल 40-45 क्लास अपन लेंगे, साइंस खत्म कर लेंगे। तो आप इसको उतार लीजिए कॉपी में कि क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं, क्या क्या अपने एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। उतार लीजिए। ठीक है, आप सबने उतार लिया होगा क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम जो भी पढ़ेंगे उससे पहले हम कुछ बेसिक जानेंगे फिजिक्स के बारे में, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी लेता है ये, ठीक है। तो बिना वक्त जाया किए बात करते हैं अपन फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की, ठीक है। तो आपको एक शब्द दिख रहा है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ये क्वेश्चन पूछ लेता है जनरली। तो आपको मालूम होना चाहिए। बाकी जो अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये फिजिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो क्या है, फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा से हुई, ग्रीक से, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स शब्द को किस भाषा से लिया गया है, या किस भाषा से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है, तो ग्रीक, ठीक है, ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था, कौन सा शब्द था, फ्यूसिस, ठीक है। फ्यूसिस करके एक शब्द होता है, PHUSIS, फ्यूसिस। तो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई। अब पूछते हैं फ्यूसिस का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है नेचर। तो अब 3 क्वेश्चन बन गए हैं। फिजिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ग्रीक।
फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई? फ्यूसिस। फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। उस फ्यूसिस जो शब्द है, जो वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है? नेचर, प्रकृति। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर हुई। नोट डाउन किए कॉपी में, कीजिए। ठीक है, तो अब अपन से पूछा जाता है फिजिक्स, इसकी डेफिनेशन बताइए। परिभाषा तो लिख लीजिए, लिखता नहीं हूं मैं, आप लिख लीजिए कॉपी में। ये क्या है? नेचर। फ्यूसिस, इसी से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। नेचर, ठीक है, नेचर मतलब प्रकृति। तो लिखिए, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहते हैं। प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक, ये होगी अपनी इसकी डेफिनेशन। तो अपन ने अभी बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं। अभी हमने क्या बताया आपको कि अपन 40 से 45 क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में अपन क्या क्या मोस्टली चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब उन चैप्टर्स में अपन सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट मेजरमेंट, मात्रक मापन या राशियों का मापन। ठीक है, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। लेकिन ये सब चैप्टर जो मैंने आपको बताया हम पढ़ने वाले हैं, लिफ्ट हुआ, ग्रेविटेशन हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, ऑप्टिक्स हुआ, उन सबको अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपने को पता होना चाहिए फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है, और उसका मतलब होता है नेचर। डेफिनेशन, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखिए, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, मैं बता रहा हूं कि ये ऐसे, भौतिकी जो शब्द है किसने दिया? ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, भौतिकी शब्द किसने दिया? तो किसने दिया? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु ने। भौतिकी शब्द किसने दिया? अरस्तु ने। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ट्रस्ट में। इसके बाद में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स। कौन है फादर ऑफ फिजिक्स? आइजैक न्यूटन। ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? आइजैक न्यूटन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। अब आइजैक न्यूटन से एक और चीज पूछ लेते हैं, इसने क्या महान काम किया? इसने एक बुक लिखी। देखो, बुक रिटन बाय आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो इसने एक बुक लिखी, कौन सी बुक? प्रिंसिपी। ठीक है, इसने एक बुक लिखी प्रिंसिपिया, PRINCIPIA, प्रिंसिपिया। ठीक है, तो क्या हुआ? भौतिकी शब्द दिया अरस्तु ने। फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है आइजैक न्यूटन को। आइजैक न्यूटन ने किया क्या था? एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। कब लिखी थी? 1687 में। ठीक है, और इस बुक के अंदर उसने क्या बताया था आइजैक न्यूटन ने? ग्रेविटेशन, ठीक है, एंड फोर्स।
तो अभी अपन ने क्या क्या सीखा, अपन ने सीखा फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से, जिसका मीनिंग होता है नेचर, और नेचर के अध्ययन को ही कहते हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। ठीक है, जो भौतिकी शब्द है वो किसने दिया था सबसे पहले? अरस्तु ने। ठीक है, तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन की मतलब उपलब्धि क्या है कि उसने एक बुक दी, प्रिंसिपिया, कब? 1687 में। उस बुक में क्या बताया गया था? फोर्स और ग्रेविटेशन के बारे में बताया गया था। ठीक है, अब ये तो है अपना फादर ऑफ फिजिक्स, लेकिन अगर बोल दे आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से, फादर ऑफ फिजिक्स, तो कौन है? आइजैक न्यूटन। पर आगे लिख दे इन इंडिया, इंडिया में फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो अपने एक सर सीवी रमन, सीवी रमन, इन्होंने रमन प्रभाव दिया था, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर आपसे बोलता है फादर ऑफ फिजिक्स तो आपको बोलना है आइजैक न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया बोलता है तो आपको बोलना है सीवी रमन। ठीक है, कोई दिक्कत हुई यहां तक? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे आगे चलते हैं। अभी अपन ने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी हैं फिजिक्स से रिलेटेड। फिजिक्स को अब अपन एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए फिजिक्स को अलग अलग ब्रांचेज में बांट दिया गया। जैसे आप बीटेक वगैरह कोई स्टूडेंट हो, या बीटेक कर रहा हो या कर चुका हो, तो जैसे अपन जब बीटेक 4 साल की होती है, जब अपन एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में, तो 1 साल तो कॉमन रहता है। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस वाले का फोकस कंप्यूटर पे होता है, मैकेनिकल वाले का मैकेनिक्स वगैरह पे होता है, इलेक्ट्रिकल वाले का इलेक्ट्रिकल पर। तो सभी को अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से बांट दिया जाता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर होता है, थर्मो, एक ब्रांच है फिजिक्स की, थर्मोडायनेमिक। इसका हिंदी में बोलते हैं इसको ऊष्मा गतिकी। ठीक है, अब नाम से पता लग रहा है ऊष्मा, इस हीट का, इसमें इसमें अध्ययन किसका होता है? हीट का। इसी तरीके से एक ब्रांच होती है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक, जिसमें चार्जेस, आवेश, मतलब इसमें आवेशों के बारे में स्टडी अध्ययन किया जाता है। आवेशों के अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है। ऐसे ही अपना होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या होता है? प्रकाशिकी बोलते हैं हिंदी में। इसमें अध्ययन होता है प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश का ध्रुवीकरण, अपवर्तन, सुने होंगे आप बचपन में, परावर्तन, ये सब चीजें अपन कहाँ पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में। लेंस, जहाँ पे लेंस हो या दर्पण हो, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस आपने सुना होगा, वो सब ऑप्टिक्स में। ऐसे अलग अलग ब्रांचेस बांट दी गई हैं। जैसे मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं अपन? वेग, त्वरण, बल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, तो अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग चीजें पढ़ी जाती हैं। तो अपन सभी ब्रांचेस का हल्का हल्का उड़ता उड़ता अध्ययन करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड। तो अब अपन शुरू करते हैं पहला चैप्टर, बिना टाइम वेस्ट किए, यूनिट मेजरमेंट। हाँ, तो इस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक अपन ने क्या जाना है? फिजिक्स, फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फादर ऑफ फिजिक्स, और ये फिजिक्स जो भौतिकी वर्ड है वो किसने दिया। ठीक है, इन बेसिक चीजों को जाना। अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो अपन ने डिस्कस किया। अब अपन मेन मुद्दे पे पहुंचे हैं, चैप्टर्स पे, कि अपन चैप्टर वाइज चीजों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, यूनिट मेजरमेंट का मतलब क्या है? अपना मात्रा को मापना, यही तो है।
यूनिट का मतलब होता है मात्रक और मेजरमेंट का मतलब उनका मापन, ठीक है, मापना, ठीक है, ठीक है। अब अपने पास होती है कुछ, देखो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें होती है फिजिकल क्वांटिटीज। आप लोगों से निवेदन है, मैं पुराने बच्चों को तो पता है, नए बच्चे उनको, मेरी क्लास आप बिना कॉपी पेन के न लें, क्योंकि आपको जो मैं लिखा रहा हूँ ना, एक पल को आप समझ में आ भी जाए, आप अगले दिन भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक बार बोर्ड पे लिखा मिटा दिया, बोर्ड पे लिखा मिटा दिया, आपके पास एक कॉपी में एक क्रम में चीजें लिखी होनी चाहिए, जिस क्रम में मैं आपको लिखा रहा हूँ उसी क्रम में लिखी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अपन बेसिक से शुरू कर रहे हैं, यूनिट मेजरमेंट। इसका मतलब क्या होता है, मात्रकों को मापना। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है भौतिक राशि, ठीक है, तो ये होता है भौतिक राशियां। अब मैं कह रहा हूँ भौतिक राशि कितनी है, भौतिक राशि एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, सात नहीं है, 10 नहीं है, तो लाखों करोड़ों है कि जितनी भी चीजें हो रही है, एसी का चलना, धूल कणों का वातावरण में होना, ट्रेन की सीटी की आवाज आना, सब कुछ भौतिक राशियों में ही गिना जाता है, ठीक है। तो ये होती है भौतिक राशियां, लाखों करोड़ों अरबों हैं जिनकी कोई हिसाब नहीं है, और एग्जामिनर आपसे हिसाब मांगेगा भी नहीं। बस आपको इतना याद रखना है, इन भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। ऐसा कैसा उतारते जाइएगा। चैप्टर का नाम है यूनिट मेजरमेंट, मात्रकों को मापना। शुरू कर रहे हैं अपन फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक, ठीक है। भौतिक राशियां एक दो नहीं, कई होती हैं, लेकिन इनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होती है मूलभूत राशि, ठीक है, और एक होती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां हिंदी में बोलते हैं इनको, सॉरी इंग्लिश में, फंडामेंटल, ठीक है, क्वांटिटीज। और ये होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। ये हो गई मूलभूत राशियां, ये हो गई व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज तो अपन पढ़ रहे हैं कि जो भौतिक राशियां होती हैं लाखों करोड़ों, उनको अपन ने दो भागों में बांट दिया, मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, मूलभूत राशियां क्या होती हैं। वे सभी राशियां, लिखिए कॉपी पेन लेकर, लिख देता हूं इधर। वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं होती, ये केवल सात हैं, ठीक है, ठीक है। वे सभी राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, वो अपने आप में आजाद होती हैं, वो मूलभूत राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और ये कुल मिलाकर के केवल सात होती हैं, सात से ज्यादा नहीं होती हैं, फिक्स है मूलभूत राशियां सात। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां लाखों हैं, पर उनमें से सात हैं जो मूलभूत हैं, और इन्हीं से मिलकर के बनाई गई है व्युत्पन्न राशियां, जिनकी संख्या लाखों में है, ठीक है। तो
उन 7 के अलावा 7 मूलभूत राशि के अलावा सभी। ठीक है, तो देखिए, जो राशियां पूरी तरह से आजाद होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं होती है, मूलभूत राशि कहलाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ये केवल 7 होती हैं। लेकिन इन 7 राशियों से मिलकर बहुत सारी अलग अलग जो दूसरी राशियां बनती हैं, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज या फिर व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ये कितनी भी हो सकती हैं, उन 7 के अलावा सभी होती हैं। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं, आगे उतार लीजिए इसको कॉपी में। ठीक, ठीक है, अपन ने उतरा। अब अपन इधर लिखते हैं वापस से मूलभूत राशियां। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखते हैं व्युत्पन्न। ठीक है, मूलभूत राशियां, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो अपन ने बोला कि मूलभूत राशियां 7 होती हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, वो फिक्स होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, लेंथ। लेंथ को अपन नापते हैं किसमें? मीटर में। ठीक है, और इसको अपन डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, दूसरा मास, हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव्यमान। ठीक है, इसको अपन नापते हैं किलोग्राम में और डिनोट करते हैं इसको अपन केजी से। ठीक है, तीसरा क्या है अपने पास? टाइम, हिंदी में बोलते हैं इसको समय। सेकंड्स में मापते हैं इसको अपन और डिनोट करते हैं इसको अपन एस से। ठीक है, चौथा होता है टेम्परेचर, तापमान। इसको अपन मापते हैं केल्विन, डिनोट करते हैं के से। ठीक है, पांचवा अपना होता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? इसको अपन नापते हैं एम्पियर में। ठीक है, इसको अपन नापते हैं एम्पियर में और डिनोट करते हैं इसको अपन ए से। ठीक है, छठवा ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, LUMINIOUS, ठीक है, INTENSITY, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको ज्योति तीव्रता। ठीक है, इसको अपन नापते हैं, इसको अपन कैंडेला, ठीक है, डिनोट करते हैं कैंडेला को CB से। और आखिरी क्या है, छोड़िए व्युत्पन्न को, एक बार यहां तक लेकर चलते हैं, और ये सातवां और आखिरी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक, देखिए अब अभी तक हमने आपको बताया है कि अपन जो पहले अपन ने शुरुआत की आज फिजिक्स लिया गया ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा के फिजिसिस्ट से, जिसका मतलब था नेचर, नेचर के अध्ययन को कहते हैं फिजिक्स, ये अपन ने पढ़ लिया। तो भौतिक की शब्द किसने दिया, अरस्तू ने दिया, ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, आइजैक न्यूटन है। आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, प्रिंसिपिया नाम की बुक लिखी थी, कब, 1687 में। उसमें क्या बताया गया, ग्रेविटेशन और फोर्स के बारे में बताया गया। लेकिन अगर बोलते हैं कि फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया, तो आपको क्या बोलना है, सीवी रमन, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा कि फिजिक्स को एक साथ पढ़ा जाना मुश्किल है, इसलिए इसको ब्रांचेस में डिवाइड किया। जैसे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में अपने अपवर्तन, परावर्तन, मैकेनिक्स, उसमें अपन वेग, त्वरण, बल, ऐसे अलग अलग ब्रांचेज में इसको बांट दिया गया, ठीक है। वो अपन ने अपना बेसिक पढ़ा अभी तक, ठीक। फिर अपन पहुंचे अपने मेन चैप्टर पे, यूनिट मेजरमेंट। तो यूनिट मेजरमेंट में सबसे पहले पहले अपन ने शुरुआत करते ही क्या लिखा, भौतिक राशियों को दो भागों में बांट दिया गया, बस। उससे पहले की चीजें कुछ नहीं है, लाखों करोड़ों होती हैं, पर आपसे पूछेगा नहीं लाखों करोड़ों होती हैं कि नहीं, तो ठीक है। कुल मिला के भौतिक राशियों को अपन ने दो भागों में बांटा। भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी, उनको दो भागों में बांटा, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। मूलभूत राशि और व्युत्पन्न राशि। मूलभूत राशि कौन सी राशि होती है, वो राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, जो अपना खुद का एक अलग अस्तित्व रखती हैं, ठीक है। वो होती हैं मूलभूत राशियां, और ये केवल गिनती की 7 होती हैं, वो सातों मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। और व्युत्पन्न राशियां वे सभी राशियां जो इनसे मिलकर के बनी होती हैं, उनका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वे, जैसे ये किसी पर निर्भर नहीं है, लेंथ को मीटर में नापते हैं, एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। व्युत्पन्न राशियां मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं। व्युत्पन्न राशियों का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, वो मूलभूत राशियों से मिलकर बनी होती हैं। इन 7 राशियों के अलावा सभी राशियां व्युत्पन्न राशि होती हैं, ठीक है। अब देखिए मूलभूत राशियां 7 कौन कौन सी हैं। लेंथ, जिसको मीटर में नापते हैं, एम से डिनोट करते हैं। मास, मास मतलब द्रव्यमान, जैसे अपना वेट वगैरह नापते हैं ना अपन, उसको अपन भार नहीं, भार बोल सकते हैं, क्योंकि देखो अगर द्रव्यमान होता है मास, ठीक है, लेकिन जब इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देते हैं, तो वो भार वेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक्चुअल में अपना वेट नहीं होता है, साथ में ग्रेविटेशनल भी होता है ना, तो ग्रेविटी के साथ में मास को मिलाते हैं तो वो वेट बन जाता है। एक्चुअल में मास का मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है, जिसको हम किलोग्राम में नापते हैं और केजी से डिनोट करते हैं। टाइम जो हम देखते हैं, तो इसको मापने की यूनिट है सेकंड, ठीक है, सेकंड में नापा जाता है। टेम्परेचर को केल्विन में नापा जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसको एम्पियर इसमें नापा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता, इसको मापने की यूनिट है कैंडेला। और आखिरी है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे मोल में नापा जाता है, इसकी यूनिट है मोल, ठीक है। तो आपने 7 बेसिक जो मूलभूत जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो लिख ली है। अब हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी हैं।
तो मैंने आपको बताया कि व्युत्पन्न राशियां तो लाखों है, तो क्या मैं यहाँ लिख पाऊंगा लाख 1 लाख राशियां? अब आप कहेंगे नहीं सर, आपको बताना तो पड़ेगा व्युत्पन्न राशियां। अब मैं आप कहो कि सर 1 लाख है, 1 लाख की 1 लाख लिखिए, तो मैं कहूंगा रहने दीजिए, मुझे नहीं पढ़ाना है, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां तो लाखों में होती हैं, वो हम सारी नहीं लिख सकते हैं इधर यहाँ पे, लेकिन मूलभूत राशियां क्या है, फिक्स 7 है, ये है। ये सातों राशियां किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, इनका खुद का अस्तित्व है। व्युत्पन्न राशियों का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो मूलभूत राशियों से ही बनते हैं, ठीक है। तो लाखों तो मैं लिख नहीं सकता हूं, पर कैसे बनते हैं वो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं एरिया की, एरिया हिंदी में बोलते हैं इसको क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब ये खुद का कोई ये अकेला आजाद नहीं है, ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई। और लंबाई लेंथ, लंबाई हो या चौड़ाई हो, दोनों की कुछ ना कुछ लेंथ होती है, और लेंथ मापी जाती है मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर का स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर का स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर से डिनोट करेंगे, जबकि लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो एरिया किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर। लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एरिया क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिपेंड, देखिए लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूलभूत राशि है। लेकिन एरिया लेंथ पर, एम पर डिपेंड करता है। और अगर m को m से गुना कर देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, तो एरिया निकल जाता है। पढ़ा होगा ना आपने? तो यानी एरिया एक व्युत्पन्न राशि है, लेंथ लंबाई एक मूलभूत राशि है, ठीक है। इससे बनी है ये। देखिए दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए स्पीड, चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यही तो फॉर्मूला होता है चाल का, ठीक है। व्युत्पन्न राशि। अब ये चाल भी क्या है? स्पीड जो है, ये एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि चाल का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ये इसी से मिलकर बना है। अब देखिए दूरी, दूरी किसमें नापी जाएगी? लेंथ में। और लेंथ क्या होता है? m, ठीक है। समय सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मतलब चाल जब निकालते हैं अपन किसी भी चीज की, ठीक है, तो वो मीटर पर सेकंड में निकालते हैं। कहते हैं ना स्पीड, जैसे मान लीजिए 60 की स्पीड पर गाड़ी चलाई, किलोमीटर प्रति घंटा, कि मैं बाइक चलाता हूँ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पर वो किलोमीटर को अपने को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि उनकी बेसिक यूनिट मीटर और सेकंड होती है, ना कि किलोमीटर या घंटा। और इन्हीं से किलोमीटर घंटा बन जाता है मिल मिलकर, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड, तो स्पीड क्या हुआ? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो कि दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, लेंथ पर और टाइम पर। लेंथ और टाइम दोनों पर डिपेंड कर रही है स्पीड। तो मतलब क्या हुआ? देखिए लेंथ अपने आप में आजाद है, मूलभूत राशि है, टाइम भी आजाद है, मूलभूत राशि है, और इन दोनों को मिला करके हम स्पीड निकाल सकते हैं। ये इन दोनों से बना है, ये निर्भर कर रहा है लेंथ पर भी, टाइम पर भी, आजाद नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। ऐसे ही अपन मान लीजिए वेग क्या होता है, समझा? लाखों होती है, लाखों नहीं लिखेंगे, लेकिन देखिए वेग होता है, वेग, वेलोसिटी, वेग, वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको विस्थापन बट्टा समय, ठीक है। तो विस्थापन वही, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन जैसे चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। दूरी और विस्थापन दोनों को ही लेंथ में नापते हैं,
तो इसका भी वही आएगा मीटर पर सेकंड, उन्हीं दोनों से बना है। विस्थापन में और दूरी में क्या फर्क है, देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, यहां से मैंने चलना शुरू किया, यहां मैं पॉइंट बी पर पहुंचा जिसकी दूरी थी 50 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस पूछी जाएगी, दूरी तो 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन वो भी 50 मीटर। लेकिन 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 मैं यहाँ पर रुका नहीं, मैं यहाँ से वापस इधर लौट आया। ठीक है, तो क्या होगा, दूरी कितनी होगी, 50 मीटर गया, 50 मीटर वापस आया, तो दूरी हो जाएगी इसकी 100 मीटर। ठीक है, और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन इसका होगा 0, क्योंकि जहां से शुरू किया ये वापस वहीं आ गया। मतलब क्या होता है विस्थापन का, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। इसका प्रारंभिक बिंदु ए था और जा करके वापस ए पे ही आ गया, अंतिम बिंदु भी ए ही था, तो मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी जो होगी वो विस्थापन होती है, तो वो 0 हो गया। तो विस्थापन और दूरी में बस यही फर्क है कि दूरी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर, मतलब दूरी है ना एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, जिसमें दिशा का एक रोल होता है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, एक और कर लेते हैं, चलिए इतना कर ही लिए तो अब देखिए त्वरण करते हैं। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन, इंग्लिश में बोलते हैं। अब अपन ने निकाला था वेग, विस्थापन बट्टा समय, तो वही वेग अपॉन टाइम होता है त्वरण। ठीक है, तो अपन ने अभी वेग निकाला था, वीक निकाला था अपन ने किससे, डी बाई टी से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अपना क्या आया था, मीटर पर सेकंड आया था। हाँ, वही मीटर पर सेकंड में एक और बार अपन ने कर दिया सेकंड, तो क्या हो जाएगा ये, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये भी अपन ने निकाल लिया। ठीक है, त्वरण निकाल लिए। अब अपने को मान लीजिए त्वरण पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से अपने को निकल गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को बोलता है फोर्स निकालिए, तो फोर्स क्या होता है, एफ बराबर एम ए, एम यहाँ पर क्या है, मास, और ये क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास अपने पास क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन अपन ने निकाला था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया अपना फोर्स। समझ में आया, सब समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, फिर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए, सब उतार लीजिए। इसमें मैंने सिर्फ त्वरण और फोर्स लिखा है, इससे पहले स्पीड का भी लिखा था, डिस्टेंस स्पीड का और वेग का, वेलोसिटी का भी निकाला था। ठीक है, सबसे पहले एरिया भी निकाला था, वो सब भी आप पीछे पीछे करके लिख लीजिएगा, पांचों छह एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक है, उतार लीजिए। आपके ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े इसलिए आज पहली क्लास है, आज के लिए इतना काफी है। आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है, यूनिट मेजरमेंट में बहुत इजी चैप्टर है, बहुत 2 या 3 क्लास में इसको 3 क्लास में इसको खत्म करेंगे, पहली क्लास आज हो गई है। ठीक है, तो इन 3 क्लासों में खत्म कर देंगे इसको, किसी भी तरीके से लोड ना लीजिए, है ना। और आज अपन ने ज्यादा नहीं पढ़ा है यूनिट मेजरमेंट के बारे में, इतना पढ़ा है कि मूलभूत राशियां 7 होती हैं और व्युत्पन्न राशियां बाकी सब होती हैं। मूलभूत राशि किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, व्युत्पन्न राशि मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं। कैसे निकालते हैं, ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, फिर अलविदा करेंगे, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बोलिए, कोई क्वेश्चन है, निम्न में से किन का मात्रक समान है, किन का मात्रक, यूनिट बोलते हैं इसको, समान
ठीक है। ऑप्शन है अपने पास बल और त्वरण, दूसरा ऑप्शन है अपने पास कार्य ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है अपने पास चाल दूरी। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स का क्या होता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों क्या सेम है? नहीं, इसमें केजी एक्स्ट्रा है, तो ये तो बात खत्म हो गई। चाल चाल भी मैंने आपको दिखाया था मीटर पर सेकंड आया था, दूरी लेंथ में नापी जाएगी, ये सिर्फ मीटर आएगा। तो मीटर और मीटर पर सेकंड क्या दोनों सेम है? इसमें इसमें सेकंड का भाग लगा, इसमें नहीं लगा, तो ये दोनों भी सेम नहीं है, तो कौन हुआ? ये सेम हुआ। ठीक है, अब क्या होती है इसकी वो निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। जो कार्य होता है W, वो होता है एफ डी। एफ का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट मतलब वही विस्थापन, विस्थापन क्या बताया था एम। फोर्स क्या है अपने पास के जी इंटू एम पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आएगा ये के जी एम गुणा एम, ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। ये आ गया अपना कार्य, और जो कार्य की होती है वही ऊर्जा की होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है जूल, कार्य की और एनर्जी दोनों की। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी दिया हुआ है, आपकी मर्जी हो वहां पूछिए। ठीक है, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।